आइए मेटालिक सॉलिड्स यानी धाती ठोस के बारे में थोड़ी बात करें। और यहाँ एक मिसाल है कि मेटालिक सॉलिड कैसा दिखाई दे सकता है। ये आम तौर पर चमकदार होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। कुछ लोग इन्हें लस्ट्रस भी कहते हैं। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि शायद ये एल्यूमिनियम या सिल्वर है, लेकिन असल में ये सोडियम है। वही सोडियम जिसे हमने क्लोरीन के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड और आयनिक ठोस बनाते हुए देखा। ये दरअसल मेटालिक बॉन्ड्स बनाकर अपने जैसे सोडियम एटम्स के साथ जुड़ सकता है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, आप शायद सोचें कि ये सिल्वर है या कुछ और, लेकिन हकीकत में ये कैल्शियम है। और मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रहे हैं, क्या कैल्शियम वो सफ़ेद चाक जैसा पाउडर नहीं होता? ऐसा नहीं है, वो कैल्शियम के साथ बनने वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो यहाँ है वो खालिस कैल्शियम है, और इसको इस कंटेनर में रखने की वजह यह है कि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि कोई अनरिएक्टिव गैस है। लेकिन जब कैल्शियम मेटालिक बॉन्ड्स बनाकर अपने जैसे एटम्स के साथ जुड़ता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो ये भी कुछ ऐसा ही लगता है। इसकी सतह पर चमकदार धाती या चमकदार लस्ट्रस सी कैफियत होती है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या है? ये वो चीज़ है जिसे हम आम तौर पर मेटल से जोड़ते हैं। ये गोल्ड है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही लस्ट्रस खासियत है। तो धातें या धाती ठोस में ऐसी क्या खास बात है कि वो इस तरह लस्ट्रस होते हैं, और इनमें वो दूसरी खुसूसियात भी होती हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल को देखना होगा। और एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल का ज़्यादातर हिस्सा असल में किसी ना किसी किस्म की धात है। यहाँ सुर्ख रंग में ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, सिवाय हाइड्रोजन के। ये आपके एल्कलाई मेटल्स हैं। इसके बाद आपके पास आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आपके ट्रांजिशन मेटल्स, आपके पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स और फिर मेटलॉइड्स हैं। असल में सिर्फ वही अनासर जो यहाँ पीले और नीले रंग में हैं, वो धातें नहीं हैं। तो अगर आपके पास इनका खालिस नमूना हो तो धातें ठोस कैसे बनती हैं? तो अमूमी तौर पर आप अपने अल्कलाई मेटल्स को देख सकते हैं। इन सब के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और एक स्टेबल वैलेंस शेल तक पहुंचने के लिए इनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होता है। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि ये अनासर आयनिक बॉन्ड्स में हिस्सा लेते हैं। उन्हें बहुत आसानी से आयनाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास खालिस मेटल है तो वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपना इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाल सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्हें भी आयनाइज किया जा सकता है, या अगर आपके पास कैल्शियम की तरह खालिस नमूना है तो वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डाल सकते हैं। और यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स भी इसी तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डालने की एक जैसी सलाहियत रखते हैं। और इस तरह आम तौर पर हम मेटालिक सॉलिड्स को कैटायंस के तौर पर देख सकते हैं। ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मस्बत चार्ज शुदा कैटायंस हैं। तो आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। मैं बस ये मनफी चार्जेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिनमें ये कैटायंस मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? अगर आप एल्कलाई मेटल्स को देखें, इनमें से हर एटम एक इलेक्ट्रॉन इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, क्योंकि इसे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये हर एक 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। अब चूंकि आपके पास इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मस्बत चार्ज है, तो आप क्या सोचते हैं कि इसकी खुसूसियात कैसी होंगी? आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करने में कितना अच्छा होगा? और आप में से बहुत से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप तार को देखें तो तारें धातु से बनती हैं, क्योंकि ये बिजली कंडक्ट करने में बेहतरीन होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपके पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। तो अगर आप वोल्टेज अप्लाई करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स हरकत करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी या हरारत कंडक्ट करने में भी अच्छे होते हैं। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनमें चमकदार लस्ट्रस खुसूसियात होती है, लेकिन उन्हें मोड़ना कितना आसान होगा? आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमने बात की थी कि ये मजबूत तो हो सकते हैं, लेकिन टूटने वाले भी होते हैं।
जैसे ही इन्हें थोड़ा सा हिलाएं ये टूट सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं यहाँ क्या होने वाला है? फर्ज करें कि यहाँ मैं बहुत जोर से धक्का दूं और ऊपर वाले हिस्से को भी मैंने बाईं तरफ बहुत जोर से धकेल दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये टूटने वाला होगा या खराब, यानी इसे मोड़ना आसान होगा? अगर आपके पास खालिस मेटालिक सॉलिड हो तो ये हकीकत में काफ़ी मैलेबल होता है। अगर आपने सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा लेकर इसे बाईं तरफ पुश कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास वो कैटायंस होते हैं जो अब भी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, और इन मेटालिक सॉलिड्स में आम तौर पर ऐसा ही होता है। ये बहुत मैलेबल होते हैं, ये टूटने वाले नहीं होते, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं ये थोड़े ज़्यादा सख्त हों। इसीलिए हम अक्सर मेटालिक सॉलिड्स में दूसरे एलिमेंट्स शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर खालिस लोहा काफ़ी हद तक मैलेबल है, लेकिन अगर आप इसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप कार्बन के एटम्स को दरमियान में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक कार्बन एटम रख सकते हैं या वहाँ एक कार्बन एटम रख सकते हैं, और इस तरह ये इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा खलल डालता है। लिहाजा ये इतना मैलेबल नहीं है, बल्कि ये मजबूत और ज़्यादा सख्त होगा। तो मैं आपको यही छोड़ती हूँ। ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की एक्सटेंशन है जो हमने धातुओं और मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में पहले ही सीखा है, ताकि ये देखा जा सके कि पीरियाडिक टेबल के ज़्यादातर एलिमेंट्स जिनसे हम वाकिफ़ हैं, इनमें ये कुछ खुसूसियात इस वक्त होती हैं जब ये आपके पास खालिस ठोस हालत में होते हैं।